डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हमने जो माइक्रोब्स अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, उनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखा था, जिसके अंदर हमने वो देखा था कि जो क्या क्या वो डिजीज फैलाते हैं ह्यूमंस के अंदर। और इस चैप्टर में हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है माइक्रोब्स का वो देखेंगे कि वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर में, मतलब ह्यूमन की अलग अलग जो एक्टिविटी हैं उनके अंदर। तो आप पिक भी देख सकते हैं, जैसे जो ऊपर की जो पिक है इसमें पनीर है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये स्विस पनीर है, और ये भी एक पनीर की ही किस्म है। और जो ये जो फ्रूट जूसेज होते हैं वो हैं कर्ड है, और जो इडली डोसा है वो, और उसके बाद अलग अलग बेवरेजेज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और जैसे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो इनके अंदर जो माइक्रोब्स है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ये चैप्टर है दो पार्ट में रहेगा, और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स है वो डोमेस्टिकेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, बेवरेजेज हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको बनाने के लिए किस तरीके से यूज किए जाते हैं। और साथ में इसी पार्ट में हम जो बायोगैस प्लांट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो बाकी का पोर्शन रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और जो माइक्रोब्स है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायो कैटलिस्ट के रूप में जो यूज किए जाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का काम करते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो जैवमंडल है, बायोस्फीयर है अर्थ का, उसके अंदर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो माइक्रोब्स है वो हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन टाइप का हैबिटेट है उनका, जिसके अंदर वो सोइल के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, एयर, इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भी, और दैट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी वो मिल सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। साइट एज ऐसी जगह पे भी वो रह सकते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं रह सकती, नॉर्मल जीव वहाँ पे नहीं रह सकते। वो कौन सी साइट है, जैसे डीप इनसाइड गीजर्स हैं, थर्मल वेंट्स हैं विद 100 डिग्री टेम्परेचर, मतलब ऐसी हॉट जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। डीप इन सोयल, मिट्टी के बिल्कुल गहरी परतों में पाए जा सकते हैं। अंडर लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, जो बर्फ है, बर्फ की बिल्कुल मोटी जो चादर है, थिक, सेवरल मीटर तक भी मोटी हो सकती है, तो उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं। इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे पीएच बिल्कुल कम होती है, तो वहाँ पे भी ये जो माइक्रोब्स है वो पाए जा सकते हैं। टाइप्स क्या है माइक्रोब्स के, इसमें आ जाते हैं प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं हम, और प्लांट वायरस भी आ जाते हैं, वायरोड्स एंड प्रायोन्स, प्रोटीनस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में +1 में काफ़ी डिटेल में रहते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उनके अंदर। तो ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि केवल माइक्रोस्कोप के नीचे यदि हम इनको देखते हैं तभी ये ऑब्जर्व होते हैं, नेकेड आई से हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके बाद है बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। तो बैक्टीरिया और फंजाई को हम लैब के अंदर, न्यूट्रिटिव मीडिया है जो कल्चर मीडियम तैयार किए जाते हैं जिनके ऊपर ये बैक्टीरिया और फंजाई को उगाया जाता है, तो उनको फेवरेबल कंडीशन दी जाती है और वहाँ पे इनकी छोटी छोटी कॉलोनी बन जाती हैं, ग्रुप बन जाते हैं इनके, और उन ग्रुप को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सब कल्चर्स सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसे कल्चर्स होते हैं जो हम ये तैयार करते हैं माइक्रोब्स को, तो वो स्टडीज में अलग अलग इनका अध्ययन में इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हैं, तो जो मेनली हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, और जैसे ये काम कहाँ पे करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदला जाता है, और उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोपिनियम बैक्टीरियम है, वो CO2 प्रोड्यूस करता है, प्रोपिनोइक एसिड बनाता है। स्विस चीज़ है, जैसे स्विस चीज़ हमने देखा था, स्विस पनीर या स्विस चीज़, तो वो तैयार किया जाता है प्रोपिनियो बैक्टीरियम के द्वारा। एस्पेरेगलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं इनके द्वारा लैक्टिक एसिड तैयार किया जाता है, जो अलग अलग टाइप के जो रिश्तेदार चीज़ हैं। और योगर्ट है, योगर्ट मतलब जो कार्ड होती है, और सोया सोया सॉस है।
तो अलग अलग जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग जो बैक्टीरिया इसी पायरुविक एसिड के ऊपर काम करते हैं, तो हम उनसे अलग अलग, जैसे इथेनॉल है, वाइन और बियर है, वो सैक्रोमाइसिस के द्वारा, जो एक यीस्ट होता है, तो उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम होता है जो एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल, ये नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं जो, तो उनमें यूज किया जाता है। और रबिंग अल्कोहल के रूप में भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। और उसके बाद है एस्कैरिसिया एसिटोबैक्टर, तो इनके अंदर जो एसिटिक एसिड ये तैयार करते हैं, जो विनेगर जो अचार डालने में यूज किया जाता है, तो उनके अंदर जो अलग अलग हम बैक्टीरिया का जो रोल देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और इन्हीं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो घरेलू उत्पाद हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनको लैब भी बोला जाता है, LAB। तो ये क्या करते हैं, ग्रो इन मिल्क, ये दूध में पैदा होते हैं और कन्वर्ट इनटू कर्ड, और उसको दही में बदलने में रोल प्ले करते हैं। LAB जो होता है लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट्स एंड पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो जो लैब बैक्टीरिया होता है, ये कोएगुलेशन का मतलब है झुंड बना देता है। जैसे मिल्क है वो कोलाइडल फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद वो कोएगुलेशन मतलब उसके अलग अलग जो ग्रुप हैं, अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन वगैरह हैं उसके अंदर वो ग्रुप बना के, एक जो हम कार्ड में देख सकते हैं ग्रुप से टाइप में वो रह जाता है, जिसको हम दूध का फटना ही बोलते हैं। तो पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, और ये साथ में कुछ मिल्क प्रोटीन होते हैं उनको आधे अधूरे ढंग से डाइजेस्ट भी करता है। चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक, और ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, जो कि डिजीज काजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी फैला सकते हैं, उनको रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है, उनको किल कर सकता है। प्रोसीजर क्या रहता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे काम करता है। इनोकुलम और स्टार्टर, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैब। तो रूरल एरिया में जहाँ पे जो मिल्क है उसकी कर्ड बनाई जाती है, उसे जो छाछ तैयार की जाती है, तो एक थोड़ी सी मात्रा कर्ड की जो दूध के अंदर डाल दी जाती है, और उसी से जो सुबह है वो कर्ड बन के तैयार हो जाती है, तो उसी को इनोकुलम बोला जाता है। या फिर स्टार्टर का मतलब जो प्रोसेस को शुरू करे। एट सुटेबल टेम्परेचर, मतलब अच्छे टेम्परेचर पे, उपयुक्त तापमान पे, मल्टीपल कन्वर्टिंग इनटू मिल्क इनटू कर्ड, तो ये जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और जिससे कि वो मिल्क दूध को दही में बदल देते हैं। आल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और साथ में इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इसकी पोषक गुणवत्ता है उसमें भी सुधार कर देते हैं। इसके अंदर विटामिन B12 है, उसकी मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं ये LAB टाइप के बैक्टीरिया। तो इसलिए जो कर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है हेल्थी बॉडी के लिए। और बेकर यीस्ट, उसके बाद ये सेकंड माइक्रोब्स है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी बोलते हैं इसको। तो ये क्या कहाँ पे यूज की जाती है, बेकर मतलब बेकिंग टाइप के आइटम्स में। जैसे डफ, जो आटा होता है, गुना हुआ आटा, यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली, इज फर्मेंटेड। फर्मेंटेड का मतलब होता है किण्वन। किण्वन में क्या किया जाता है, जो यीस्ट है, यीस्ट को डफ के अंदर जो छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, ताकि कोई ऑक्सीजन वगैरह है, एयर वगैरह उसमें एंटर ना कर पाए। और यीस्ट हैं फिर वो एयर टाइट कंटेनर में ही जो डफ है उसको फुला देते हैं, उसको उसमें CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनता है और वो भी ईस्ट के द्वारा ही तैयार किया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ, पफ अप का मतलब फुली हुई जो स्ट्रक्चर है जो डफ की आटे की, वो किसकी वजह से होती है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है ईस्ट के एक्शन के द्वारा। ईस्ट वहाँ पे जब काम करता है, डाइजेशन करना स्टार्ट करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 है वो इवॉल्व होती है, और जब वो मतलब आटे के बीच में पार्टिकल्स में बीच में बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे ब्रेड हम जो खाते हैं तो उसके अंदर बीच में खाली जगह सी मिलती है, स्पंजी टाइप का होता है वो, तो वो CO2 की प्रेजेंस की वजह से फूलता है। उसके बाद है ये हम कर्ड है वो देख सकते हैं, कर्ड की पिक है, और ये हम इडली और डोसा है जो साउथ इंडियन एक डाइट होती हैं। आगे है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो चीज़, और चीज़ की हम पिक देख सकते हैं, जो पनीर बोलते हैं जिसको। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, ये बहुत ही पुराना फूड आइटम सा बहुत पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, और जिसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो यूज किए जाते हैं। डिफरेंट वैराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, तो ये अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे दो किस्म तो हम देख ही रहे हैं इनके ऊपर। तो इनका जो टेक्सचर बनावट है, जो इनकी फ्लेवर, इनकी महक है, टेस्ट जो इनका स्वाद होता है, उसके बेस पे इनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहला है स्विस चीज, कंटेन लार्ज होल ऑन आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय ए बैक्टीरियम
प्रोपोनियोबैक्टीरियम सेरेमनी। तो इस बैक्टीरियम की वजह से जो CO2 वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और जब ये ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस हो जाती है तो इस प्रकार के जो पनीर में, स्विस चीज़ में ज़्यादा बड़े बड़े होल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हम ऊपर पिक में देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है रोक्यूफोर्ट चीज। ये राइपन बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई, एक स्पेशल प्रकार की फंगस है, उससे ये तैयार किया जाता है, और विच गिव्स दैम ए पार्टिकुलर फ्लेवर, जिससे उनकी एक स्पेशल टाइप की महक उनकी बनती है। तो ये जो रोक्यूफोर्ट चीज है उसकी पिक है। उसके बाद अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अलग अलग जो यूज हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। फर्मेंट फिश, फिश को फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन का मतलब है उनको एक आधा अधूरा उनका डाइजेशन करने के लिए, उससे उनका फ्लेवर वगैरह वो भी बदल जाता है और वो आसानी से पच भी जाते हैं। उसके बाद सोयाबीन है, उनके फर्मेंटेशन में बैम्बो सूट हैं, कई जगह पे जो बैम्बो है, बैम्बो के जो नरम टहनियाँ होती हैं उनको भी फर्मेंटेशन के द्वारा खाने योग्य बनाया जाता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स, उनमें भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पुराने टाइम से जो यूज किया जाता है। जैसे टोडी है, पूछ लिया जाता है एक नंबर में, ये ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया, जो दक्षिण भारत है उसके कुछ भाग में जो ट्रेडिशनल ड्रिंक, एक पारंपरिक जो पेय पदार्थ है वो यूज किया जाता है, और इसको फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स, पाम के प्लांट से जो लिक्विड पोर्शन है उसको निकाला जाता है पहले, और उसके बाद उसको फर्मेंटेशन करवाया जाता है ईस्ट के द्वारा, और उससे जो ड्रिंक है, एक पेय पदार्थ है वो तैयार होता है, उसको टोडी बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। और ये हम पिक देख सकते हैं, एक वाइन टाइप में होता है ये। और उसके बाद है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रीज के अंदर कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल का मतलब उद्योगों के अंदर जो बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है प्रोडक्ट। तो बेवरेजेज एंड एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं इसमें, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ हैं, जैसे फ्रूट जूस वगैरह हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग जो वाइन है या फिर जो बियर वगैरह हैं वो आ जाती हैं, और साथ में जो एंटीबायोटिक्स हैं, टेबलेट वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके अंदर इनको बड़े पैमाने पे उगाया जाता है माइक्रोब्स को, उनको फर्मेंटर बोलते हैं, जहाँ पे फर्मेंटेशन की जाती है। डिफरेंट एरिया ऑफ यूज, अलग अलग जगह पे कहाँ यूज करते हैं फर्मेंटेड बीवरेजेज, अलग अलग जो पेय पदार्थ हैं उनसे, एंटीबायोटिक्स के अंदर, और केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मोलिक्यूल का मतलब है शरीर के अंदर जो एक एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं, उन मोलिक्यूल्स को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट, जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, हमारे शरीर में जो काफ़ी रिएक्शंस है उनको जल्दी जल्दी करवाते हैं। और कुछ केमिकल्स भी ऑर्गेनिक केमिकल है, जैसे जो लैक्टिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फर्मेंटेड बेवरेजेज, यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ये अलग अलग प्रकार की जो बेवरेजेज होते हैं, तो उनसे ये अलग अलग माइक्रोब्स है जो यीस्ट हैं उनसे तैयार किए जाते हैं, और बहुत पुराने टाइम से, इमेमोरियल का मतलब है जिसको याद नहीं रखा जाए, बहुत पुराने टाइम से इनको यूज किया जाता है। तो ब्रीवर ईस्ट, सैरकोमाइसिस सर्वेसी बोलते हैं इसको, यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सिरल्स एंड फ्रूट जूसेज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो जो फर्मेंटेशन मतलब जो किण्वन प्रोसेस होती है, हिंदी में किण्वन बोलते हैं इसको, जिसमें जो ईस्ट है उसको अनारोबिक कंडीशन में उगाया जाता है, किसके अंदर? माल्टेड सिरल्स। माल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सिरल्स को पहले पानी के अंदर भिगोया जाता है, जब वो अंकुरित हो जाते हैं उसको धूप में सुखाया जाता है, और उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, और उस पाउडर के अंदर इस फर्मेंटेशन, ये जो ईस्ट है उसको मिलाया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। और अलग अलग जैसे फ्रूट जूस है उनकी भी सेम प्रोसीजर में गुजारा जाता है, फ्रूट जूस के अंदर भी जो ईस्ट है उनको छोड़ के एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इससे जो इथेनॉल है वो बनाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, हम कच्चा पदार्थ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पे जो फर्मेंटेशन है, एंड विद और विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब किस बेस पे हम किस चीज़ का फर्मेंटेशन कर रहे हैं और क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे अलग अलग प्रकार की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो अलग अलग होते हैं प्रोसेसिंग के बेस पे। जैसे प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो लिक्विड को अलग अलग किया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। तो जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज नहीं की जाती तो वो
हैं वाइन एंड बियर। तो ये जो बेवरेजेज हैं वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब जो एक लिक्विड पोर्शन होता है, एक जो स्लरी होती है, जो कि ये अलग अलग मल्टी सीरियल्स वगैरह फ्रूट जूस के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा तैयार होती है। तो उसके जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो विस्की, ब्रांडी, रम है, ये तैयार किए जाते हैं अलग अलग। इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अलग अलग कंटेनर में इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसको भी माइक्रोब्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और ये 20वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, इम्पोर्टेंट खोज में से आता है, सिग्निफिकेंट खोज में से आता है। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स। तो वो प्रो लाइफ होते हैं। प्रो लाइफ का मतलब ऐसे पैथोजेंस के प्रति तो वो अगेंस्ट होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, और बाकी ह्यूमंस के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं, ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं होते हैं। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबायोटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या रहती है, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो दूसरे माइक्रोब्स को उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको मार देते हैं, और किन माइक्रोब्स को जो कि डिजीज काजिंग होते हैं। तो एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के माइक्रोब्स को खत्म करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के क्या क्या महत्व हैं। यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीज, जो बिल्कुल घातक बीमारियां होती हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए, विच इज यूज्ड टू किल मिलियंस ऑफ और ग्लोब्स, जिस जो जो डेडली डिजीज हैं जो कि हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगी है वो ले लेती हैं, तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से। जैसे एग्जांपल है प्लेग है, वूपिंग कफ है, काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी होती है, पुराने टाइम में एक पेंडेमिक का काम करती थी ये भी, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको कोड बोलते हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो बीमारियां हैं वो हर हफ्ते या फिर एक महीने में, 2 महीने में होती रहती हैं, और उनका इलाज हम एंटीबायोटिक्स के बगैर उनको इलाज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो खोज है वो किस प्रकार से की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसकी थोड़ी सी एक डिस्कवरी है, इतिहास है उसका, वो देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेप्टोकोकाई कुड नॉट ग्रो अराउंड ए माउल्ड ग्रोइंग इन अनवास्ट कल्चर प्लेट। तो जो अलग अलग उपकरण यूज किए जाते हैं लैब के अंदर, तो एक जो उपकरण है, अलग अलग जो बीकर वगैरह हैं, जो फ्लास्क वगैरह हैं, तो वो एक टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें कुछ जो प्लेट वगैरह हैं, कल्चर प्लेट वगैरह होती हैं, वो अनवास्ट रहेगी, वो ठीक ढंग से नहीं धोई थी, वो मतलब स्टेरिलाइज नहीं की गई थी अच्छे तरीके से। तो जब ये ग्रो कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को, तो वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे। तो कंक्लूड यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, इट इज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माउल्ड। माउल्ड क्या होते हैं, जो राइजोप्स टाइप की फंजाई होती हैं, तो उनके आसपास वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे जो बैक्टीरिया, जब ये ग्रो करके देख रहे थे, तो क्या पता लगा है कि जो माउल्ड हैं वो कुछ एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे हैं वहाँ पे अपने आसपास में, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। ही नेम्ड इट पेनिसिलिन, और उन्होंने जो माउल्ड वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने दे रहे थे उनका नाम पेनिसिलिन रखा। किसके वजह से, एक पेनिसिलियम नोटाटम एक साइंटिफिक नाम है ये। तो इस माउल्ड के नाम के पीछे ही, इस माउल्ड का नाम है, इसका साइंटिफिक नाम के पीछे ही इस केमिकल सब्सटेंस का नाम पेनिसिलिन रखा है। Its full potential as an effective antibiotics was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। उस टाइम उन्होंने हालांकि इस चीज़ की खोज तो कर दी थी कि ये केमिकल इनको ग्रोथ नहीं करने दे रहा, और केमिकल का नाम भी इन्होंने रख दिया था, लेकिन इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव यूज किन्होंने बताया है, दो साइंटिस्ट ने बताया है, अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज करना स्टार्ट किया। और जो ये एंटीबायोटिक्स है was extensively used to treat American soldiers during American soldiers during wounded in वर्ल्ड वार सेकंड। जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो अमेरिका के अंदर इस पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक्स है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया। जो अमेरिकन सोल्जर थे, जो वो मतलब वाउंड मतलब जो घायल हो जाते थे वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो उनको ठीक करने के लिए काफ़ी इसका यूज किया गया।
फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, ये तीनों साइंटिस्ट हैं जो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1945 के अंदर इस डिस्कवरी की वजह से। तो नोबेल प्राइज बहुत ही एक जाना माना पुरस्कार होता है जो कि 10 दिसंबर के आसपास दिया जाता है, 10 दिसंबर के दिन ही, 10 दिसंबर। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लिटरेचर, तो अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड होते हैं। तो इससे काफ़ी फेमिसिटी भी मिलती है और इसकी जो अमाउंट होती है वो भी अच्छी खासी जो दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिले साइंटिस्ट को अलग अलग फील्ड के अंदर। उसके बाद है माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग हम एसिड पढ़ते हैं, तो उनको पैदा करने के लिए माइक्रोब्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो माइक्रोब्स यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल। तो अल्कोहल वगैरह है, ऑर्गेनिक एसिड हैं, उनको भी कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोब्स को। जैसे एग्जांपल है एस्पारगस नाइजर, एक फंगस होता है जो सिट्रिक एसिड में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड को बनाता है। और एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शन टाइप में ये, कि भाई ब्यूटेरिक एसिड है वो किस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस हमने देखा था, LAB उस बैक्टीरिया से बनता है। तो अलग अलग जो एसिड हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। माइक्रोब्स इन अल्कोहल एंड इंजाइम प्रोडक्शन, अब देखेंगे अल्कोहल वगैरह में और इंजाइम प्रोडक्शन में जो यीस्ट है सैरकोमाइसिस इन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जैसे हमने देखा है जो बेवरेजेज में जो यीस्ट है सैरकोमाइसिस सेरेवेसी वो यूज किया जाता है। लाइपेजिज हैं यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज करते हैं उनके अंदर लाइपेज एंजाइम यूज किए जाते हैं। और लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और जो भी हमारे जो स्टेन होते हैं कपड़ों के ऊपर, गंदगी होती है, जो ऑयली स्टेन होते हैं खासकर, जो कि तेल वगैरह के स्टेन होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, तो उनको साफ करने में लाइपेज है वो डिटर्जेंट पाउडर के अंदर डाला जाता है। फॉर्मुलेशन का मतलब है जब उनको तैयार किया जाता है तो लाइपेज का यूज किया जाता है। स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, लॉन्ड्री क्या होते हैं, जो कपड़े धोने की जो भी प्रोसेस होती हैं तो उनको बोलते हैं। पैक्टिनेजिज एंड प्रोटीएजिज यूज्ड फॉर क्लियरिफाइंग बोतल जूस। तो बोतल जूस जो हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो बड़े साफ होते हैं, और जो घरों में हम यदि वही फ्रूट जूस तैयार करते हैं तो वो साफ नहीं होते, उनके अंदर फाइबर्स वगैरह वो तैरते रहते हैं। तो जो जैम जो पैकेट जूस होते हैं मार्केट से, तो इतने साफ किस वजह से होते हैं, उनके अंदर पैक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज ये इंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो कि जो वो चीज़ें तैरती रहती हैं जूस के अंदर छानने के बाद भी, तो उसको वो साफ कर देते हैं, जिससे जो बोतल जूस है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद है माइक्रोब्स इन बायो एक्टिव मोलिक्यूल प्रोडक्शन। बायो एक्टिव का मतलब है जो शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो शरीर में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उन मोलिक्यूल को पैदा करने में भी माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बायो एक्टिव मोलिक्यूल है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एट क्लोट बस्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, RDT जो रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी होती है उनके यूज भी देखेंगे एक चैप्टर में। तो उसमें इसको चेंज किया जाता है, जो भी स्ट्रेप्टोकाइनेज है सब्सटेंस, तो इसको चेंज किया जाएगा, मतलब इसको ह्यूमन यूज के लिए वैल्यू उसको यूज के लायक बनाया जाएगा। और किस रूप में यूज किया जाता है, क्लोट बस्टर, जो ब्लड क्लोटिंग होती है। तो जो ब्लड क्लोटिंग वैसे शरीर से बाहर होती है तो हेल्पफुल है, लेकिन कई बार जो ब्लड क्लोटिंग है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है और ठीक ढंग से नहीं बहता है वेसल्स में से, और जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब जो हृदय संबंधी जो रोग हैं वो हो जाते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है क्लोटबस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसके अंदर पाया जाता है, तो वो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीजों को ठीक करने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए उनको दिया जाता है। उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए। तो इसको फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म से तैयार किया जाता है। यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जिन लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, वो जब किसी दूसरे पर्सन से उनके अंदर उनके शरीर में इंजेक्ट की जाती है, मतलब डाली जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं। यदि इनको सप्रेस नहीं किया जाए तो हमारा शरीर है जो एक एंटीजन, हमने जो अलग इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं,
जो बाहर से कोई भी चीज़ आती है जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उसी की तरीके से हमारा जो शरीर है उसको ट्रीट करता है। जो भी ऑर्गन हमने शरीर के अंदर किसी पेशेंट के अंदर डाले है तो उसको वो डैमेज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं, अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनमें साइक्लोस्पोरिन ए पाया जाता है। उसके बाद स्टेटिन, ये तीसरा एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसको मोनैकस परपुरिनस परपुरियस से तैयार किया जाता है। ये भी एक ईस्ट होती है। हैव बीन कमर्शलाइज्ड, इसको बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है। किस रूप में? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है, जो बीपी वगैरह हाई कर देता है, तो उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी स्टेटिन का यूज किया जाता है। एक्ट बाय competitively inhibiting enzyme responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर में एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, जो बनाता है, उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। कम्पिटिटिवली इनहिबिशन क्या होता है? जिसमें एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर कोई ना कोई दूसरा जो सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला सब्सटेंस आके अटैच हो जाता है और जिसकी वजह से वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दिया जाता है। उसके बाद है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस प्लांट होते हैं जिसमें बायोगैस तैयार की जाती है, गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं इनको, तो उनके अंदर बायोगैस कैसे तैयार करते हैं माइक्रोब्स? तो बायोगैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड यूज्ड एज फ्यूल। तो बायोगैस है अलग अलग गैसेज का एक मिश्रण होता है जिसके अंदर मेनली तो मीथेन पाया जाता है, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं मिथेनोजन्स वगैरह वो काम करते हैं, और ये गैस है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में बहुत यूज की जाती है। टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। गैस किस प्रकार की बननी है, उसके मिश्रण में क्या क्या कंपोजिशन रहनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम माइक्रोब्स किस किस्म के यूज कर रहे हैं, और साथ में जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मतलब किस चीज़ को गला सड़ा के जो बायोगैस है वो तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसकी नेचर डिपेंड करती है। तो मिथेनोजेंस क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि अनएरोबिकली का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में उगते हैं, और किसके ऊपर उगते हैं? सेलुलोजिक मटेरियल, जो प्लांट सेल वाल में पाया जाता है सेलुलोज, उस टाइप के मटेरियल पे उगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट तैयार करते हैं मीथेन की, और साथ में CO2 और H2 हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को भी तैयार करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मिथेनोबैक्टीरियम होता है, ये मिथेनोजेंस होते हैं। कॉमनली फाउंड इन अनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, और साथ में जो हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये मिथेनोजेंस कहाँ पे पाए जाते हैं? एनोरोबिक स्लज के अंदर पाए जाते हैं। स्लज एक मतलब गाढ़ा सा पदार्थ होता है, एक सलेरी टाइप होता है, तो उसके अंदर ही पाए जाते हैं। तो हम जब सैवेज ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसके अंदर भी ये एनारोबिक सलज है वो डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। आल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन ए पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, तो साथ में ये जो कैटल होते हैं मवेशी, उनके स्टमक का एक भाग होता है र्यूमन, इसी वजह से उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर भी मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। इन र्यूमन दीज बैक्टीरिया हेल्पिंग दैम इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। जो प्लांट सेल को खाते हैं, ज़्यादातर जो घास फूस खाते हैं मवेशी, तो उनके जो घास फूस को पचाने के लिए जो सेलुलेज है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो अंदर का कंटेंट है उसको यूज कर पाएंगे, सेल के अंदर क्या कुछ है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए ये सेलुलेज इंजाइम है वो कौन सिक्रीट करता है? ये मिथेनोजेंस उनके जो रूमन पार्ट में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, जिसको गोबर बोलते हैं, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस, जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उसके अंदर जो ये डंग है इसको यूज किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए। उसके बाद है बायोगैस प्लांट स्ट्रक्चर। तो बायोगैस कैसे जो प्लांट होता है वो कैसे बना होता है? मोर ओपन बिल्ड इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ज़्यादा बनाया जाता है जहाँ पे जो कैटल डंग है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट, तो इसके अंदर एक कंक्रीट का एक टैंक बनाया जाता है जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड ए सलरी ऑफ डंग इज फेड, जिसके अंदर जो सैलरी एक गाढ़ा पदार्थ है जो गोबर वगैरह पानी वगैरह उसके अंदर मिला के उसके अंदर डाल दिया जाता है। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द सैलरी, सैलरी के ऊपर एक फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ एक ढक्कन लगाया जाता है। विच कीप्स ऑन राइजिंग, और जो जैसे जैसे उसमें गैस पैदा होती रहती है तो वो ऊपर उठता रहता है। और ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो गैस है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स हैं अलग अलग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन शो करते हैं जिसमें वो गैस है प्रोड्यूस करते हैं। हैज़ एन आउटलेट कनेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज, जो ये फ्लोटिंग कवर होता है इसका एक ऊपर आउटलेट का मतलब है एक बाहर निकलने का
स्पोर छोड़ दिया जाता है और स्पोर को पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है और वो पाइप घर के अंदर जो अलग अलग कनेक्शन है बायोगैस के वहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ से हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं तो जैसे उसका कनेक्शन होता है इसी तरीके से पाइपें लगा दी जाती हैं जिसमें जो बायोगैस है उसकी सप्लाई जोड़ दी जाती है। स्पेंट सलरी जो सलरी इसमें यूज कर ली जाती है जिसमें से गैस वगैरह वो निकल जाती है तो उसको एक अदर आउटलेट एक और अलग से बाहर निकालने का एक पोर्शन होता है, उससे उसको बाहर निकाल दिया जाता है, प्रेशर से वो बाहर निकलता रहता है और उसको फर्टिलाइजर खाद के रूप में यूज किया जाता है खेतों में। बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, जो बायोगैस यहाँ से तैयार होती है उसको हम खाना पकाने के लिए, लाइटनिंग का मतलब है लाइट वगैरह पर्पज से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया, जो ये बायोगैस प्रोडक्शन, जो बायोगैस प्लांट की जो स्ट्रक्चर वगैरह है, इसको किन संस्थाओं ने इंडिया के अंदर विकसित किया है, उनमें आती है AIARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो इन संस्थाओं ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो बायोगैस प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहन करने में, ताकि हम जो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ताकि हम अपनी जो डिपेंडेंस है वो जो अलग अलग जो गैसेज हम यूज कर रहे हैं एलपीजी वगैरह उनके ऊपर कम कर सकें, क्योंकि उनको हम बार बार यूज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बारे में जो ये दो संस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद हम बायोगैस प्लांट का जो पिक है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक जो कंक्रीट टैंक की बात कर रहे हैं, ये कंक्रीट टैंक है, बीचों बीच एक डोम शेप्ड जो गुमंदाकार इसका ऊपर बेस रखा जाता है और एक साइड क्या रहता है, मिक्सिंग टैंक होता है जिसके अंदर जो स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर वो मिला के अंदर डाली जाती है। उसके बाद एक इनलेट चैम्बर होता है, डंग एंड वाटर है वो इस टैंक के अंदर पहुंचता है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो अपना काम करते हैं और जैसे जैसे ये एक्टिविटी बढ़ती है तो ये फ्लोटिंग चैम्बर होता है ऊपर, ये क्या होता है ऊपर उठता रहता है और इसका जो एक आउटलेट होता है जो गैस को बाहर छोड़ता है तो उसके पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसको हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो आउटलेट है, जैसे इसमें से गैस वगैरह है वो निकल जाती है, कंप्लीटली इसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है तो इसका एक अनदर आउटलेट से, एक अनदर बाहर के ओपनिंग से इसको बाहर छोड़ दिया जाता है और इसको ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं। ये आउटलेट चैम्बर है, ये इनलेट चैम्बर है। तो इसके एक साइड जहाँ से इसको अंदर जो मटेरियल है वो फेड किया जाता है वो इनलेट चैम्बर होता है और एक साइड में आउटलेट चैम्बर है। और जो ये यहाँ पे मटेरियल निकलेगा वो फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये बायोगैस प्लांट है, उसका एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद है हम यहाँ पे एक मूविंग पिक से आइडिया ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो डंग वगैरह है वो फेड किया जाता है इस कंटेनर में और उसके बाद यहाँ पे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है, यहाँ पे गैस बनती है और इस गैस को अलग अलग पाइप के जरिए अलग अलग पोर्शन के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं हम जैसे ही ये आउटलेट से जो भी मटेरियल बाहर निकलता है तो इसको प्रेशर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे गैस यहाँ पे भरती है तो उसी प्रेशर से इसको बाहर निकलती रहती है वो, और इसको हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये गोबर गैस प्लांट का एक मूविंग डायग्राम से हम समझ सकते हैं।